हेलो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र, जो हमारा लेंस मेकर सूत्र आता है, इसको डिराइव करेंगे, इसको प्राप्त करेंगे कैसे आता है। और एग्जाम की दृष्टि से देखें, एग्जाम के व्यू से देखें तो ये एक टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें हम इस चीज़ को कवर करेंगे। ठीक ना, आपने अपवर्तन का गोलीय अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का जो सूत्र आता है और गोलीय उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र आता है, ये दोनों चीज़ें आप लोग देख चुके होंगे, दोनों वीडियो देख चुके होंगे, तो ये भी चीज़ आप देखिएगा और ये जरूर समझ में आएगी। ठीक ना, चलिए तो सबसे पहले हम एक फिगर ड्रा करते हैं और उस फिगर के हिसाब से एक हम उत्तल लेंस ले लेते हैं, पतला उत्तल लेंस। ठीक ना, और ये हमारा इसका मुख्य अक्ष हो जाता है। और जब ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाता है तो ये इसका जो एक पृष्ठ का ध्रुव P1 मान लेते हैं और दूसरे पृष्ठ का जो ध्रुव है P2 मान लेते हैं। और इसके मुख्य अक्ष पर हम एक बिंदु वस्तु वो रखते हैं, इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु वो रखते हैं। और जब इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु वो रखते हैं तो इससे जो इसका जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के दूसरे साइड बनता है। ठीक ना, और जब दर्पण के दूसरे साइड प्रतिबिंब बनता है तो कहीं इस बिंदु पर बनता है। ठीक ना, कहीं भी इस बिंदु पर बनता है और इसे हम नाम देते हैं आई डैश, क्योंकि ये अब देखिए, अब ये दूसरे पृष्ठ के लिए ये जो प्रतिबिंब है, ठीक ना, इधर का जो प्रतिबिंब है दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिस कारण से इसका जो प्रतिबिंब होता है, ठीक ना, इसी तरफ इधर बनता है, यहाँ पर बनता है। अब इस बिंदु को मैं आई नाम दे देता हूँ और इस पॉइंट को मैं ओ नाम दे देता हूँ। ठीक ना, और इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ, इसे आई और इसे आई डैश नाम दे देते हैं। अब मैं दूरियों की बात करूंगा तो जो दूरियां ली जाएंगी, ठीक ना, इस पृष्ठ से इस पृष्ठ की यहाँ तक की जो दूरी होगी वो वी डैश ली जाएगी। ये पूरी दूरी क्या होगी, वी डैश, सॉरी ये दूरी यहाँ से होगी क्योंकि हम इसका जो अपवर्तन हो रहा है यहाँ से हो रहा है। ठीक ना, ये दूरी वी डैश होगी। दूसरे पृष्ठ के लिए जब ये प्रतिबिंब कार्य कर रहा है तो यहाँ से इस ध्रुव से ये जो दूरी होगी ये क्या होगी, वी होगी। और वस्तु की जो दूरी होगी ये क्या होगी, स्मॉल यू होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी। और जो लेंस की मोटाई होने वाली है हमारे पास, स्मॉल टी मोटाई का लेंस है, मतलब जो लेंस की मोटाई है वो भी कहीं ना कहीं इस क्रिया में भाग लेता है। ठीक ना, अपवर्तन में बाध्य करता है। अब हम यदि पहले पृष्ठ के लिए यदि अपवर्तन का सूत्र लागू करते हैं तो हम गोलीय अवतल पृष्ठ द्वारा जो अपवर्तन का सूत्र आता है या फिर गोलीय उत्तल पृष्ठ द्वारा जो अपवर्तन का सूत्र आता है, दोनों लगभग सेम होता है, दोनों सेम होता है। तो यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाला हूँ, n माइनस में v अपान में 1 अपान में u इज इक्वल टू n माइनस में 1 अपान में r। ये हमारा अपवर्तन का सूत्र आता है और इसी सूत्र का उपयोग हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि मान लेते हैं जो अंदर का माध्यम है वो कैसा है, सघन होगा, वो En2 होगा, और बाहर का जो माध्यम होगा वो कैसा होगा, En1 होगा। ठीक ना, जब बाहर का माध्यम N1 होगा और लेंस के अंदर का माध्यम N2 होगा तो यहाँ पर जो ये N है ये इसका सापेक्ष अपवर्तनांक है, अर्थात स्मॉल n इज इक्वल टू N2 अपान में N1 है, स्मॉल n इज इक्वल टू N2 अपान में N1 है, ये इसका सापेक्ष अपवर्तनांक। जब ये सापेक्ष अपवर्तनांक है तब हम यदि बात करेंगे यदि पहले कंडीशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो इमेजिंग का काम हो रहा है दो बार हो रहा है, एक यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है, दूसरे पृष्ठ के लिए यह आभासी वस्तु का कार्य करता है तो इसका प्रतिबिंब आई पर बनता है। ठीक ना, तो अब दो बार इमेजिंग हो रहा है तो हम दोनों पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र अप्लाई करते हैं। तो पहले पृष्ठ के लिए यदि बात करेंगे तो यहाँ पर वी क्या है, वस्तु की दूरी है, और इससे जो प्रतिबिंब की दूरी है वो क्या है, वी डैश है। ठीक ना, और जो वी डैश है तब इसको हम रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, n अपान में, यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हैं प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए। और जब हम प्रथम पृष्ठ के लिए लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, n अपान में वी डैश हो जाएगा माइनस में 1 अपान में u हो जाएगा, n अपान में वी डैश माइनस में 1 अपान u हो जाएगा। और इधर जो होने वाला है n माइनस 1। और हम पहले पृष्ठ P1 के लिए बात करें तो पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या हमारी R1 होगी। ठीक ना, ये हमारा पहला इक्वेशन बन जाता है, हमें इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो हमारी दूसरी कंडीशन ऐसे हम समझते हैं कि जो हमारा द्वितीय पृष्ठ, मतलब जो द्वितीय कंडीशन में जो आभासी वस्तु का कार्य करता है उसके लिए हम ज्ञात करेंगे। और उसके लिए जब ज्ञात करेंगे तो जब यह इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है तो इसके लिए जो वस्तु की दूरी होने वाली है वो कितना होगी, वी डैश होगी। कितना होगी, कितना दूरी होगी, वी डैश होगी। और दूसरे पृष्ठ के लिए हो रही है तब ये जो दूरी, लेंस की मोटाई को इसमें से माइनस करेंगे। ठीक ना, लेंस की मोटाई को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलिए, तो अगर दूसरे पृष्ठ के लिए हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा n अपान में, ये इसी फार्मूले का। अब इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है, v बन रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम ऊपर n नहीं लिख सकते हैं,
ऊपर क्यों नहीं लिखेंगे, पहले तो ये इस पृष्ठ से अर्थात वायु से लेकर इस लेंस के माध्यम में जा रही थी, लेंस, ठीक ना, तो सापेक्ष अपवर्तनांक था। अब इधर से, ठीक ना, अब यहाँ पर जो रिवर्स हो रहा है, ठीक ना, कि इधर का प्रतिबिंब पहले इस पे आ रहा है, इमेजिंग हो रहा है, तो अब ये इसको जो अपवर्तनांक हो जाएगा वो उल्टा होगा, और जब उल्टा होगा अपवर्तनांक तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, 1/n लिखेंगे, और 1/n लिखेंगे। इसके जो प्रतिबिंब की दूरी है वो कितना है, v है, और माइनस में 1/। अब इसके लिए जो वस्तु की दूरी है वो क्या चीज होगी कि यहाँ से वस्तु की दूरी लेंगे, और ये पूरी दूरी क्या है, v डैश है। तो अगर यहाँ से दूरी की बात करेंगे तो यहाँ से जो दूरी होने वाली है वो v डैश माइनस में t होगी, क्योंकि जो लेंस की मोटाई है उसे हम घटा देंगे। जब लेंस की मोटाई को घटा देंगे तो v डैश माइनस में क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और इधर बात करेंगे तो 1/n माइनस में 1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें कि ये लेंस बहुत ही पतला होगा, और जब बहुत ही पतला होगा तो जो t का मान होगा क्या होगा, उपेक्षणीय होगा, ठीक ना। यहाँ पर कह रहे हैं t का मान उपेक्षणीय है, ठीक ना, ये बहुत पतला लेंस है, और जब t का मान उपेक्षणीय होगा तो t को हम निग्लेक्ट कर देंगे, और इधर n से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। और जब हम n से डिवाइड कर देंगे, उपेक्षणीय तो इसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक ना, और n से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड में, तो ये कितना हो जाएगा, 1/v हो जाएगा, यह 1/v हो जाएगा, और इधर माइनस में, ठीक ना, इधर n/v डैश हो जाएगा। t को उपेक्षण कर देंगे, n से गुणा करेंगे तो ऊपर n हो जाएगा, और इधर कितना होने वाला है, 1 माइनस में n और अपान में r2 होने वाला है। अब यहाँ पर आप माइनस कॉमन आउट कर सकते हैं, और जब आप माइनस कॉमन आउट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1/v माइनस में n अपान में v डैश, और इधर माइनस n माइनस में 1 और अपान में r2। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन जाता है। जब ये आपका समीकरण नंबर 2 बन जाता है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, और जब समीकरण 1 और समीकरण को 2 जोड़ेंगे तो n/v डैश इधर पॉजिटिव है, यहाँ पर माइनस है, n/v डैश में नेगेटिव है, तो ये दोनों कट जाता है, तो इधर क्या बच जाएगा, 1/v माइनस में 1/u बच जाता है, और इधर आप जब लिखेंगे जोड़ेंगे तो ये n माइनस में 1 में r1 होगा, इधर माइनस में n माइनस में 1 में क्या होगा, r2 होगा। अब यहाँ से आप n-1 कॉमन आउट कर लीजिए, और n-1 कॉमन आउट करेंगे तो ये 1 में r1 माइनस 1 में r2 हो जाता है, और इधर 1 में v माइनस में 1/u, ठीक ना। ये आपका अभीष्ट सूत्र आता है, जो ये आपका फार्मूला है लेंस मेकर का, ठीक ना, अभीष्ट फार्मूला होता है। अब ये 2 कंडीशन में ज्ञात किया जाता है। हमने एक कंडीशन में भी ज्ञात किया है कि जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम क्या हो, सेम हो। जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान होगा तो ये फार्मूला आएगा। जब लेंस के मतलब दूसरी तरफ का माध्यम दूसरा माध्यम होगा, अलग होगा, ठीक ना। जैसे इसका इधर का माध्यम n1 है, लेंस के पदार्थ का जो माध्यम वो n2 है अपवर्तनांक, ठीक ना, और जो तीसरा माध्यम उसका अपवर्तनांक n3 है, ठीक है। तब उसके लिए भी यही सेम फार्मूला आएगा, बट आप अभी एग्जाम के टाइम पे रिवीजन, तो आप इस फार्मूले का डेरिवेशन समझ में आ सकता है आपको, ठीक ना। तो इतना आ गया। यदि हम बात करें, ठीक ना, कि जो वस्तु होती है यदि अनंत पर हो, यदि अनंत पर आने वाली वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है, फोकस पे बनेगा कहीं, ठीक ना। जब फोकस पे बनेगा तो उसके लिए हम u का मान क्या रखेंगे, इन्फिनाइट रखेंगे, अनंत रखेंगे, और जो v का मान रखेंगे वो क्या रखेंगे, f रखेंगे, क्योंकि जब प्रतिबिंब इसके फोकस पर बनेगा तो जो v का मान होगा f के बराबर होगा, और जब v का मान f के बराबर होगा, इस समीकरण को आप लोग समीकरण 3 मान लीजिए, और जब v का मान f के बराबर होगा तब यहाँ पर इस वैल्यू को समीकरण 3 में रख दीजिए। तो v का मान आप f रखेंगे और u का मान इन्फिनाइट रखेंगे, तब इधर फार्मूला बन जाता है 1 में f इज इक्वल टू n माइनस में 1 और 1 में r1 माइनस में 1 में r2। ये आपका समीकरण नंबर 4 हो जाता है, ये फार्मूला आ जाता है। अब आप समीकरण 3 और 4 की जब तुलना करेंगे तो आप एक चीज आपको दिख रहा होगा कि दोनों का जो RHS है वो इक्वल है, RHS दोनों का इक्वल है, तो LHS भी इक्वल होगा, अर्थात 1 में EF इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1 में u। ये आपका फार्मूला आ जाता है, यही लेंस मेकर का सूत्र है, ठीक ना। ये क्या है, लेंस मेकर का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र या फिर लेंस मेकर का सूत्र, ठीक ना, लेंस मेकर सूत्र। चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर 1 में f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1 में u। अब यहाँ पे जो f क्या है, तो जो लेंस होगा उसकी फोकस दूरी है, v क्या चीज है, तो उस प्रतिबिंब की दूरी है और लेंस से, और u क्या है, वस्तु की दूरी है लेंस के से, ठीक ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग समझते हैं
कैसे आता है नेक्स्ट टॉपिक, ठीक ना। वहाँ पर क्या है कि यदि हम दो पतले लेंसों को यदि रख दें, पास समीप रख दें, तो उनकी जो संयुक्त फोकस दूरी होती है वो कैसे आती है। चलिए इस चीज को हम लोग देखते हैं। चलिए तो अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि दो पतले लेंसों की जो संयुक्त फोकस दूरी होने वाली है, ठीक ना, वो कैसे आता है। यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा होगा, हमने दो पतले लेंसों को रख दिया है। अब यहाँ पहला जो लेंस है L1 है, दूसरा लेंस L2 है। अब इनके जो संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला आता है वो कैसे आता है, इस चीज को हम लोग डिराइव करते हैं, ठीक ना। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो वस्तु है ओ रखी, बिंदु वस्तु वो रखी है पॉइंट O पर, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक ना, I डैश पर बन रहा है, इसका प्रतिबिंब I डैश पर बन रहा है। और दूसरे लेंस L2 के लिए ये I डैश पर बना हुआ प्रतिबिंब आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है। और जब इसका प्रतिबिंब I पर बनता है तो हम फिर से यहाँ पर एक ही फार्मूला को दो बार यूज करेंगे और वहां पर इसकी संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पर यदि हम प्रथम लेंस L1 के लिए बात करेंगे, प्रथम लेंस L1 के लिए, और जब हम L1 के लिए बात करेंगे तो जो हमारा लेंस मेकर फार्मूला आता है 1/v माइनस में 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। और इससे जब हम प्रयोग करेंगे तो पहले के लिए जो प्रतिबिंब बन रहा है वो v डैश दूरी पर बन रहा है, और जो v डैश दूरी पर बन रहा है तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1/v डैश और माइनस में 1/u और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/, पहले लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो कितना होगी f1 होगी, तो यहाँ पे वही 1/f1 लिखते हैं। ये हमारा समीकरण नंबर 1 होता है, पहले ही हम समीकरण नंबर 2 लिख दे, ये हमारा समीकरण नंबर 1 होने वाला है। अगर हम फिर से इस दूसरे वाले फिनोमिना की बात करेंगे दूसरे लेंस से, ठीक है, तो इसकी बात करते हैं तो द्वितीय लेंस L2 के लिए, द्वितीय लेंस L2 के लिए, और जब द्वितीय लेंस L2 की बात करेंगे तब वहां पर क्या होने वाला है कि इसका जो वस्तु की दूरी होगी वो कितनी होगी, v डैश होगी, वस्तु की दूरी कितनी होगी v डैश होगी, और जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो कितना होगी v होगी, ठीक ना। और जब प्रतिबिंब की दूरी v होगी तब उसको देखते हैं हम लोग कितना होगा कि 1/v माइनस में 1/v माइनस में 1/v डैश जो वस्तु की दूरी है, और इज इक्वल टू 1/f2, 1/f2 हो जाता है, ठीक ना। और ये हमारा समीकरण नंबर 2 होने वाला है। अब फिर से हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ देते हैं, और जब समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ देते हैं तो 1/v डैश से 1/v डैश कट डाउन हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, और जब 1 व 2 को हम जोड़ते हैं तो ये कट के फार्मूला हमारा क्या बचता है 1/v माइनस में 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस में 1/f2। अब इसे हम समीकरण नंबर 3 कंसीडर करते हैं, और जब कंसीडर करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा लेंस मेकर सूत्र है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो इससे जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेंस मेकर सूत्र से, लेंस मेकर सूत्र से तुलना करने पर, लेंस मेकर सूत्र से तुलना करने पर, और जब हम तुलना करते हैं तो ये क्या होता है, ठीक ना, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस में 1/f2 हो जाता है। और ये हमारा आता है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। यहाँ पर दो लेंस हमारे L1 व L2 हैं, जो ये इनकी क्या है संयुक्त फोकस दूरी है। आप सिंपल भाषा में इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। आप ऐसे कैसे लिखेंगे कि f इज इक्वल टू, ठीक ना, f1 अपान में f1 प्लस में f2, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा अभिष्ट फार्मूला होने वाला है। अब यहाँ पर अलग अलग कंडीशन अप्लाई की जाती हैं कि यदि दोनों लेंस कैसे हों, उत्तल हों, ठीक ना, दोनों लेंस उत्तल होंगे तो फोकस दूरियों को हम पॉजिटिव रखेंगे, ठीक ना, f1 और f2 अपान में f1 प्लस में f2, ठीक ना। अब जब इसको हम चेंज करते हैं अलग अलग स्थिति कि यदि एक लेंस कैसा हो, अवतल हो, एक लेंस उत्तल हो, ठीक ना, तो उसके हिसाब से चलिए हम लोग इसको प्रयास करते हैं। फोकस दूरी f इज इक्वल टू f1 f2 अपान में f1 प्लस f2 आ चुकी है। इसके लिए यदि हम नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं कि जो यदि हमारा एक लेंस, ठीक ना, एक लेंस जो उत्तल लेंस हो और जो दूसरा लेंस हो वो कैसा हो, अवतल लेंस हो, और जब वो अवतल लेंस होगा तो उसकी फोकस दूरी को हम माइनस में रखेंगे और इसकी फोकस दूरी को हम पॉजिटिव रखेंगे, ठीक ना। और जब पॉजिटिव और निगेटिव रखेंगे तो जो हमारा ये फार्मूला है ये चेंज हो जाएगा, और ये 1/f इज इक्वल टू बन जाता है 1/f1 माइनस में 1/f2।
तो ये जब हमारा फार्मूला बन जाता है तो इसको हम थोड़ा सा और भी सॉल्व कर देते हैं। तो F इज इक्वल टू आ जाता है F1 F2 अपान में F2 माइनस में F1, ये हमारा फार्मूला आ जाता है। जब ये हमारा फार्मूला जाता है तो यहाँ पर हम 3 कंडीशन अप्लाई करते हैं, और वो तीनों कंडीशंस कैसे हैं चलिए इस चीज़ को समझते हैं। जो हमारी पहली कंडीशन है, मैं मान लेता हूँ कि जो F1 है उसका मान F2 से ज़्यादा है। जब F1 का मान F2 से ज़्यादा होगा तो जो F का मान आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव होगा। और जब F का मान निगेटिव होगा तो जो संयुक्त लेंस होगा वह अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। किसकी भांति कार्य करेगा, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। जो सेकेंड कंडीशन हमारी है कि यदि F2 का मान F1 से ज़्यादा हो, जब F2 का मान F1 से ज़्यादा होगा तो जो हमें F की वैल्यू मिलेगी वो हमारी वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। और जब वैल्यू पॉजिटिव मिलती है अर्थात यह जो लेंस हो, संयुक्त लेंस होगा, उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। किसकी भांति कार्य करेगा, उत्तल लेंस की। तो आपको ये दोनों कंडीशन समझ में आ गया होगा। जो थर्ड एंड लास्ट कंडीशन है उस चीज़ को समझते हैं कि यदि F1 का मान F2 के बराबर हो जाए, F1 का मान F2 के बराबर हो जाएगा तो F का मान कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और जब यहाँ नीचे F 0 होगा तब यहाँ पर टोटल निगेटिव इनफाइनाइट अनंत वैल्यू मिलेगा। और जब अनंत वैल्यू मिलेगा तो ऐसा तो तभी संभव है जब कोई कांच की समतल प्लेट हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जब दो बराबर क्षमता वाले लेंस हों, ठीक ना, जब दो बराबर क्षमता वाले अगर इस तरीके का लेंस होगा, एक उत्तल होगा और एक अवतल होगा, ठीक ना, यदि उन दोनों की फोकस दूरी बराबर है तो जो फोकस दूरी यहाँ पर संयुक्त फोकस दूरी निगेटिव मिलती है, और जो संयुक्त और निगेटिव कह रहे हैं, संयुक्त फोकस दूरी अनंत मिलती है। और जब अनंत मिलती है तो वह समतल कांच की प्लेट की भांति कार्य करेगा, समतल कांच की प्लेट की भांति कार्य करेगा और समतल कांच की प्लेट की भांति कार्य करेगा, ठीक ना। अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन समझते हैं जो हमारा क्षमता है, जैसे दीजिएगा क्षमता, ठीक। अब हम लोग लेंस की क्षमता को समझते हैं, ठीक ना। और जब लेंस की क्षमता को हम लोग समझते हैं तो लेंस की क्षमता क्या होती है, ठीक ना, ठीक ना। लेंस की क्षमता की बात करेंगे तो जो लेंस की क्षमता होती है उसे P से डिनोट करते हैं। तो लेंस की क्षमता पहले कहते किसे हैं, तो जो लेंस की फोकस दूरी की व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी की व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, अर्थात P = 1/F होता है। और जो F मापा जाता है वो हमेशा मीटर में मापा जाता है। और जब F मीटर में मापा जाता है तब ये इस लेंस की क्षमता का जो मात्रक आता है वो डायोप्टर में मिलता है। हमें किसमें मिलता है, डायोप्टर में, जिसे हम कैपिटल D दिखाते हैं। अब ये जो डायोप्टर है, ठीक ना, अब ये डायोप्टर है तो आप कभी अगर आँख के डॉक्टर के पास गए हों तो अगर यदि आपको चश्मे की जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर आपके पर्चे पे कुछ ऐसे कुछ भी अगर लिख कर देता है, अगर जितना भी आपकी लेंस की क्षमता हो, ठीक है, तो वहाँ पे D लिखा होता है। तो वहाँ D का मतलब यही होता है डायोप्टर। यदि माइनस है तो अवतल लेंस होगा, यदि प्लस है तो उत्तल लेंस होगा, ठीक है। तो ये आपका, यदि संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी की बात करेंगे तो जो हमारा फार्मूला आया था 1/F = 1/F1 और प्लस में 1/F2। तो यदि फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होगा तो 1/F को P लिखेंगे और 1/F1 को P1 और प्लस में 1/F2 को P2 लिखेंगे। जो हमारे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्षमता है, संयुक्त लेंस की क्षमता है P = P1 प्लस में P2। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि हम अगर कोई एक ऐसा लेंस ले लेते हैं, यदि उसके क्षमता के आधार पर ही बात करेंगे, कोई ऐसा लेंस ले लेते हैं, ठीक ना, तो अगर आप लेंस लेंगे तो उसका कुछ अपवर्तनांक होगा, उसको किसी ऐसे द्रव में डुबो देना है, ठीक ना, किसी ऐसे द्रव में डुबो देना है जिसका जो अपवर्तनांक होना चाहिए लेंस के अपवर्तनांक से कम होना चाहिए, लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, ठीक ना। और जब लेंस के अपवर्तनांक से कम होता है, ठीक ना, तब वहां पर क्या होता है कि उसकी जो क्षमता होती है, ठीक ना, घट जाती है। लेंस के अपवर्तनांक से कम होगा तो उसकी जो क्षमता होगी, P का मान होगा, घट जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो फोकस दूरी F होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक से कम होगा, ठीक ना, तो वो उसकी फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। और जब वहाँ पर क्षमता घट जाती है तो लेंस की प्रकृति नहीं बदलती है, ठीक ना। यदि हम बात करेंगे कि जो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है और दूसरा उस द्रव का पदार्थ का अपवर्तनांक है, दोनों का अपवर्तनांक यदि सेम है, ठीक ना, यदि दोनों का अपवर्तनांक सेम होता है तो उसकी प्रकृति नहीं बदलती है, अर्थात उस द्रव में उस लेंस को डुबोने पर हमें वो लेंस दिखाई ही नहीं देगा, ठीक ना, लेंस दिखाई नहीं देगा कि वहाँ पर लेंस द्रव में लेंस है या फिर नहीं है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। लेकिन यदि बात करेंगे कि जो लेंस का पदार्थ का जो अपवर्तनांक, जो द्रव का पदार्थ का अपवर्तनांक है लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा है, और जब लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा होगा तब वहाँ पर क्या होगा कि उसकी प्रकृति बदल जाती है,
उसकी प्रकृति बदल जाएगी, और जब प्रकृति बदल जाएगी तो जो उत्तल लेंस है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। तो ये थी आपके जो भी था, ठीक ना, इसमें संयुक्त फोकस दूरी, लेंस मेकर सूत्र। तो आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एग्जाम की दृष्टि से ये सब टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।